Let us now look at another question related to liquidation of a company where we have a disparity among different types of equity shareholders and how we actually make the payment in such a situation. So the question is X Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2015. The balance sheet on that date was as follows. You have share capital, preference share capital of 5 lakhs, equity shares 2500 equity shares of rupees 100 each, on which rupees 75 was paid, and 7500 equity shares of rupees 100 each, on which rupees 60 was paid, right? So although the share value is 100 only, पर 2500 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जिन पे 75 रुपीज़ आ चुके हैं और 7500 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जिन पे 60 रुपीज़ आए हैं, अभी पे किए गए हैं. Then profit and loss balance is given to us. Non-current liabilities include debentures, 5% mortgage debentures of 2,50,000. Current liabilities include creditors 3,62,500 and interest outstanding on debentures is 12,500. Assets are given. Non-current assets, land and building 2,50,000, plant and machinery 6,25,000. Patents 1 lakh. Now current assets, inventory 1,37,500, trade receivable 2,75,000 and cash at bank is 75,000. The liquidator is entitled to a commission of 3% on all assets realized except cash and 2% on amount distributed among unsecured creditors other than preferential creditors. Creditors include preferential creditors 37,500 and a loan of rupees 1,25,000 secured by a mortgage on land and building. The preference dividends were in arrears for 2 years. The assets were realized as follows: land and building 3 lakhs, plant and machinery 5 lakhs, patent 75,000, inventory 1,50,000 and trade receivables 2 lakhs. The expenses of liquidation amounted to rupees 27,250. Prepare the liquidator's final statement of account. So this question is related to various aspects of liquidation. So the first thing is that we have to sell all the assets. तो कैश हमारे पास था, we have written the information here. The cash in hand was 75,000 that we have written here. आफ्टर दैट जो अलग अलग असेट से हमें पैसा मिला वो सब हमने यहाँ लिखा है. अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है कि क्रेडिटर्स की टोटल वैल्यू दी हुई है. क्रेडिटर्स कितने हैं? 3,62,500. और उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. इस पूरे अमाउंट में जो 3,62,500 है उसमें से 37,500 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिनको आपने पहले पे करना है. लोन है 1,25,000 का जो कि सिक्योर्ड है बाय अ मॉर्टगेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, तो इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हैं जिनका किसके ऊपर चार्ज है? लैंड एंड बिल्डिंग को. तो जब आप असेट्स को बेच के पैसा लेंगे उसमें से पहले किसके पास जाएगा? जिसके पास उसके ऊपर कोई चार्ज होगा. तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर किसका चार्ज है? जो आपने लोन लिया हुआ है 1,25,000 का. तो जब हमने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग से 3 लाख रुपया हमें आया था बेचकर, तो 1,25,000 किसके पास चला जाएगा? लोन जो हमने लिया हुआ है वो लोन को रीपे करने के लिए पहले यूज होगा, बिकॉज लोन इज सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. तो ये हमारे पास अब कितना बच जाएगा? 1,75,000. सो दिस इज फर्स्ट थिंग. उसके बाद बाकी सारे असेट्स का हमने एज इट इज़ वैल्यू ली है, उनको बेचकर कितना कितना अमाउंट मिला है वो सारा जोड़ दिया है. तो टोटल मिलाकर हो गया हमारे पास यहाँ पे 11,75,000, राइट. तो 11,75,000 जो टोटल अमाउंट है हमारे पास, इस टोटल अमाउंट में से अब हमने पे करना है अपने जो भी ड्यूज़ हैं. उसमें फर्स्ट टर्न आती है आपकी जो लीगल चार्जेस है. लीगल चार्जेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो नाउ वी कम टू द सेकंड, दैट इज लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन कैसे पे की जा रही है? दैट इज गिवन टू अस 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश.
कैश को छोड़कर जितना भी रियलाइज़ किया है सभी एसेट्स को बेचकर उस पे, तो असेट्स को बेच के रियलाइज़ किया था। यहाँ पे हमारे पास बचा है 11 लाख, लेकिन 1,25,000 हमने पे भी तो कर दिया, तो टोटल पैसा तो हमारे पास जो आया था वो 12,25,000 था। ठीक है, तो जब तक और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, अगर ये जिसने लोन दिया हुआ है वो पहले खुद लैंड एंड बिल्डिंग को बेचता फिर हमें पैसा लौटाता, तो हमें जो पैसा हमें मिलता उस पर हम रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते। लेकिन अब सारा काम किसने किया है? लिक्विडेटर ने, तो फुल अमाउंट लेंगे हम। तो रियलाइजेशन का जितना भी अमाउंट है वो था 12,25,000, उसमें से 1,25,000 हमने लोन रीपे करने के लिए पहले यूज कर लिया, इसलिए हमारे पास कितना बच गया था? 11 लाख। ठीक है, लेकिन रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते वक्त हम कितना लेंगे? 12,25,000, बिकॉज दिस वॉज द टोटल अमाउंट रियलाइज्ड। उसके बाद जो दूसरी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है, दैट इज द 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अब क्रेडिटर की पूरी वैल्यू दी हुई थी हमें यहाँ पे 3,62,500, पहले तो 1,25,000 हमने घटा दिया उसमें से क्योंकि वो सिक्योर्ड था, तो सिक्योर्ड वाला पोर्शन हटा दिया। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी हटा दो, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना हमें लिक्विडेटर को, तो उसका अमाउंट है 37,500। तो ये दोनों वैल्यूज जब हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या रह जाएंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जब हमने माइनस किया इन दोनों को, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 lakhs। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन आएगी वो कितने पे होगी? 2 लाख पे। और ये 2 लाख कैसे आया? क्योंकि हमें टोटल वैल्यू दी हुई थी ऑफ द क्रेडिटर्स, टोटल वैल्यू कितनी थी? 3,62,500। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं जस्ट टू क्लैरिफाई, 3,62,500 माइनस 1,25,000 चला गया जो आपका सिक्योर्ड था, माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके ऊपर भी कुछ नहीं पे करना आपने, दैट इज 37,500। तो ये जो 2 लाख बच गया उसके ऊपर 2% कमीशन जाएगी, वो 4,000। तो टोटल कमीशन कितनी हो गई? दैट विल बी 40,750। ये कमीशन देनी है हमने लिक्विडेटर को। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की बारी आती है, वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 27,250। उसके बाद डिबेंचर्स को पे करना है। अब डिबेंचर्स की जो वैल्यू है वो तो है 2,50,000। उसके बाद इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट जो ड्यू है जो आपको करंट लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,500, वो भी आपको पे करना है 12,500। सो दिस विल बी एडेड, दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, तो टोटल मिला के इतनी पेमेंट करनी है टू द डिबेंचर्स। फिर आएगी टर्न प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 37,500। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो बच गए, जो हमने यहाँ भी लिखी है वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख। अब आपकी टर्न आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वैल्यू कितनी है? दैट इज 5 lakhs। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने पे कर दिया 5 लाख। अब देखिए प्रेफरेंस के ऊपर भी आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, दैट द प्रेफरेंस डिविडेंड्स वर इन अरियर्स फॉर 2 years। प्रेफरेंस शेयर्स पे 2 साल का जो डिविडेंड है वो अरियर में चल रहा है। इसके लिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, 2 पॉसिबिलिटी होती है, हम इस अरियर को पे करें या नहीं, और पे करें तो किस ऑर्डर में पे करें, मतलब पहले इसकी टर्न आएगी या पहले इक्विटी कैपिटल को पे किया जाएगा। फाइन, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे जो अरियर होता है उसकी उनके पास कोई प्रेफरेंस नहीं होती पर से, लेकिन अगर आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल्स में ही क्लियरली लिखा है कि उनको प्रेफरेंस डिविडेंड जो अरियर है उसमें पेमेंट में भी उनको प्रेफरेंस मिलेगी, तो हम पहले सारा प्रेफरेंस का पैसा पे करेंगे, उनकी कैपिटल, उनका डिविडेंड इन अरियर सारा पे करने के बाद जब पैसा बचेगा वो इक्विटी के पास जाएगा, राइट। लेकिन ये सिर्फ कब है? जब आर्टिकल्स में लिखा है। अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा तो पहले आप प्रेफरेंस कैपिटल पे करेंगे, फिर इक्विटी कैपिटल पे करेंगे, और फिर अगर पैसा बच जाएगा फिर भी
तो हम प्रेफरेंस का डिविडेंड जो अभी तक अरियर में था वो पे करेंगे, राइट। तो ये दो सिचुएशन होती हैं। यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है। और दूसरी बात, जब हम प्रेफरेंस कैपिटल को लौटाने के बाद जब हम इक्विटी कैपिटल की बात करते हैं, तो हमारे पास जो पैसा बचता है वो इक्विटी को ही पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमारे पास अगर नहीं बचता पैसा, तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर जो अरियर्स में डिविडेंड चल रहा है उसको पे करने के लिए बाउंड नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रेफरेंस के डिविडेंड का जो अरियर है उसको पे नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो आर्टिकल्स में उसको कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई, इसलिए उससे पहले इक्विटी कैपिटल की टर्न आ गई। और इक्विटी कैपिटल को पे करने के बाद अगर पैसा बचता तो हम उसे पे करते, और यहाँ पर उसको पे करने के लिए पैसा नहीं बचा, इसलिए हम अरियर को, डिविडेंड अरियर को जो प्रेफरेंस का है उसको पे नहीं करेंगे। फाइन। देन अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ आर वी गोइंग टू रीपे द अमाउंट दैट इज लेफ्ट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो उसके लिए एक बार हम थोड़ा सा रफ वर्किंग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद वी विल शो द फाइनल वैल्यू, राइट। तो टोटल पैसा जो हमारे पास अवेलेबल था वो कितना था, 11,75,000। उस 11,75,000 में से आपने सारा पे कर दिया। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ये सारी वैल्यूज जितनी भी हैं, दीज ऑल वैल्यूज 40750। एक्सपेंसेस है लिक्विडेशन के 27250। डिबेंचर्स का पैसा 2,62,500। फिर आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे कर दिया 37,500। फिर हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर दिया 2 लाख। फिर हमारी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पे कर दिया। उनका अरियर ऑफ डिविडेंड अभी नहीं दिया, उसका रीज़न हमने अभी डिस्कस कर लिया है, 5 लाख। ठीक है, तो अब इनको पे करने के बाद अगर हमारे पास कोई पैसा बचेगा तो ही हम अरियर देते हैं। तो टोटल मिला के हमारी जो पेमेंट्स आ गई दैट इज़ 10,68,000। तो अब जो पैसा बचा है दैट इज़ 1,07,000। इस 1,07,000 को आपने डिवाइड करना है अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स में से जो 2500 शेयर्स ऐसे हैं, 2500 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कितना पैसा आया हुआ है, 75 रुपये, राइट। सो इतना पैसा उन्होंने पे किया हुआ है। और शेयर कितने का है, 100 रुपीज़ का, 100 रुपये का एक शेयर है। और ऐसे ही 7500 शेयर्स ऐसे हैं जो है तो 100 रुपये का, लेकिन उस पर पैसा कितना मिला है अभी हमें, ₹60 पेड। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जब हम पैसा लौटाएंगे, पूरा पैसा तो हमारे पास है नहीं। अगर हम पूरा पैसा लेना चाहें तो इट विल बी मोर देन 6 लाख, 6 लाख से भी ज़्यादा बन रही है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, और हमारे पास है सिर्फ कितना बचा है, 1,07,000। तो इस 1,07,000 को कैसे बांटें। अब आप कहेंगे कि सभी शेयर्स की वैल्यू तो 100 रुपये ही है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000। तो 10,000 से आप डिवाइड कर दो उसको, तो हर एक शेयर को कितना मिलेगा वो पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा हम तब करते जब सभी शेयर होल्डर्स ने इक्वल पैसा दिया होता। ठीक है, तो अगर अब हम सबको बराबर दे दें तो जिस शेयर होल्डर ने हमें 75 रुपये दिए हुए हैं उसको भी उतना ही पैसा मिल जाएगा, और जिसने हमें 60 रुपये दिए हुए हैं उसको भी उतना ही पैसा मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आइडली तो ये होना चाहिए कि अगर नुकसान हो रहा है तो सबको बराबर नुकसान हो, राइट। तो इसमें तो सबको हमने बराबर मान लिया कि जिसने 75 रुपये दिए हुए थे उसको भी उतना ही पैसा लौटा दिया, और जिसने 60 रुपये दिए हुए थे उसको भी उतना ही लौटा दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इन शेयर होल्डर्स को बराबर बनाते हैं पहले आपस में बराबर कैसे बनाएंगे। अगर हम उन लोगों को पहले पैसा दे दें जिन्होंने हमें ज़्यादा मनी दी हुई है, तो ज़्यादा पैसा कितनों ने दिया हुआ है, ये जो 2500 शेयर्स हैं उन्होंने कितना पैसा दिया है, 75 रुपये। और जो 7500 शेयर्स हैं उन्होंने कितने दिए हैं, 60 रुपये। तो अगर हम इनको 15 रुपये लौटा दें पहले, तो ये सभी फिर 60 पेड रह जाएंगे। अगर हम 75 रुपये जिसने दिए हुए हैं उसको 15 रुपये वापस कर दें उसके, तो अब सब पे कितना पेड रह जाएगा, 60। तो फिर सब बराबर हो जाएंगे, तब हम उन्हें बराबर बराबर बांट सकते हैं।
राइट तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले उन शेयर्स को इक्वल बनाते हैं, उसके बाद हम उनमें जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिवाइड करते हैं। इससे क्या होगा कि सभी शेयर होल्डर्स को बराबर का नुकसान झेलने के लिए मिलेगा। फाइन। सो अदरवाइज क्या होगा कि जिसने ज्यादा पैसे दिए हुए थे उसको भी उतना ही बेनिफिट मिला और जिसने कम पैसे दिए हुए थे उसको भी। तो इसका मतलब जिसने कम पैसे दिए थे वो तो ज्यादा फायदे में रहा ना, वो हम चीज नहीं चाहते हैं। इसलिए पहले उनको बराबर करते हैं और उनको बराबर करने के लिए जिसने ज्यादा पैसे दिए हुए हैं उसका पैसा पहले वापस करेंगे हम, जो एक्स्ट्रा उसने पे किया हुआ है। तो एक्स्ट्रा कितना पे किया हुआ है? 15 रुपए। कितने शेयर्स के ऊपर? 2500 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम जो ये 1,70,000 है इसमें से क्या माइनस कर देते हैं? जो 2500 शेयर होल्डर्स हैं, 2500 शेयर्स हैं, उस पर 15 रुपए पहले लौटाएंगे। तो 2500 पे जब हम 15 रुपए लौटाएंगे तो 37,500 यहाँ से माइनस हो जाएगा। राइट तो 37,500 माइनस करके अब हमारे पास कितना पैसा बच गया? 69,500। तो 69,500। अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाले शेयर्स के ऊपर भी कितना रह गया? 60 पेड, क्योंकि इनका जो एक्स्ट्रा 15 रुपए था वो तो हमने वापस कर दिया, और ये भी 60 पेड है। अब ये सारे बराबर हो गए तो अब आप इनको जोड़ सकते हो। तो अब क्या होगा कि ये जो 2500 शेयर्स थे उनके पास 15 रुपए तो पहले जा चुके हैं, और फिर जो बाकी के बचे हुए 69,500 है उसको जब आप डिवाइड करोगे 10,000 से, अब हमारे पास कितने शेयर्स हैं टोटल? 2500 प्लस 7500, टोटल शेयर्स 10,000 है। तो इसको जब आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हर शेयर होल्डर के पास कितना पैसा और जाएगा? 6.95। ठीक है, तो अब हमारे जो ये शेयर की दो कैटेगरी हो गई थी, 2500 अलग से थे क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा अमाउंट पेड था, और 7500 अलग थे। ठीक है, तो 2500 वाले को तो 15 रुपए हम पहले दे चुके हैं और 6 रुपए और 95 पैसे अब मिल जाएंगे। तो उनको टोटल मिला के कितना मिल गया हर एक शेयर पे? दे हैव नाउ 21 रुपीज एंड 95 पैसे। और ये वाले जो शेयर होल्डर्स हैं इनको हमने अभी पहली पेमेंट जो की है वो क्या है? 6.95। तो इनको सिर्फ 6.95 ही मिलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पेमेंट लिखी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स 2500 को हमने 21.95 पे किया है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया हुआ था। तो रिटर्न करते वक्त भी पहले हमने उनका एक्स्ट्रा पैसा पहले लौटाया, फिर जब सारे बराबर हो गए तो फिर बचे हुए पैसे को सब में बराबर बांट दिया। तो ये इस तरह से इनका 21.95 मिल गया। 15 रुपए उनको वो मिल गया जो उन्होंने बाकियों से ज़्यादा दिया हुआ था, और वो लौटाने के बाद फिर वो सबके बराबर हो गए तो उसके हिसाब से उनको 6.95 और मिल गया। और जो बचे हुए शेयर होल्डर्स थे, जो 7500 शेयर होल्डर्स थे, उनको मिला 6.95 क्योंकि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया हुआ था। तो इस तरह से दोनों का पेमेंट मिला के दिस विल बी द पेमेंट दैट वी आर गोइंग टू मेक टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड का आरियर हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हम पूरा नहीं पे कर पाए। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्पैरिटी अमंग्स द शेयर्स। मतलब अगर किसी शेयर पे ज्यादा अमाउंट सेम है शेयर्स का, लेकिन कुछ पे ज्यादा पैसा आया हुआ है, कुछ पे कम आया हुआ है, तो पहले हम जो वो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको लौटाएंगे ताकि सभी शेयर्स बराबर हो जाएं, और फिर वो बचा हुआ पैसा सब में बराबर बांट सकते हैं। राइट, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद सच क्वेश्चंस।